वीर लर्निंग क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं विजय कुमार सिंह आप लोगों को इतिहास विषय पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। कक्षा 7वीं में इतिहास विषय में सबसे पहला चैप्टर है इतिहास के साधन। तो बच्चों, आज हम इतिहास के साधन के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भारतीय इतिहास को प्रमुख रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया है। सबसे पहला प्राचीन कालखंड, दूसरा मध्यकालीन कालखंड, तीसरा आधुनिक कालखंड। इस पाठ में हम लोग मध्यकालीन कालखंड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 9वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसके साथ यह भी जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं और हमारे जीवन में इतिहास की आवश्यकता क्या है। तो बच्चों, इतिहास किसे कहते हैं? भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार, समय सारणी उसकी समय के कालबद्धता के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। समझ में आया बच्चों कि भूतकाल में जो घटनाएं घटती है, उन घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार प्रमाणित और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सिद्ध करना पड़ता है कि वह घटना सही है अथवा गलत है। सिद्ध की हुई जानकारी को ही हम इतिहास कहते हैं। बच्चों, हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये जान लें कि इतिहास से हमें हमारी उत्पत्ति को समझने में मदद मिलती है और साथ ही भूतकाल की घटित घटनाओं से सीख लेकर अपने वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण हम करते हैं। अब हम यह जानेंगे कि इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रमाणों की आवश्यकता होती है। उन प्रमाणों में सबसे प्रमुख प्रमाण है साधन। साधन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भौतिक साधन, दूसरा मौखिक साधन और तीसरा लिखित साधन। तो बच्चों, इतिहास को हमें समझने में इन्हीं साधनों के माध्यम से हम उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है और आगे क्या पड़ सकता है। इतिहास के साधन में इतिहासकारों ने भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों के माध्यम से भी हम इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं और इससे हमें बहुत सारी सहायता भी मिली है इतिहास को समझने में। बच्चों, आज हम इतिहास के प्रमुख रूप से 3 साधनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला साधन है भौतिक साधन, दूसरा साधन है मौखिक साधन और तीसरा साधन है लिखित साधन। भौतिक, मौखिक और लिखित साधन के माध्यम से हम इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे और उसकी विश्वसनीयता को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इतिहास की विश्वसनीयता को इन साधनों के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। तो हम बता दें, इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, ये 4 घटक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। इन्हीं प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। बच्चों, हमें जिस ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करना होता है, उससे संबंधित अनेक घटकों का विचार करना पड़ता है। इसके लिए ऐतिहासिक साधनों का आधार लेना पड़ता है। इन ऐतिहासिक साधनों की जांच पड़ताल करने के पश्चात ही उसकी प्रामाणिकता और सत्यता की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। इस आधार पर यह सिद्ध करना पड़ता है कि जो जानकारी प्राप्त हुई है वो सही है अथवा गलत है। अब हम भौतिक साधन क्या क्या हैं जिसमें इतिहास को समझने में हमें मदद मिलती है, उसके बारे में जानेंगे। भौतिक साधन में बच्चों किले, गढ़, स्मारक, गुफाएं, भवन, सिक्के, शिलालेख, ताम्रपट जैसे अनेकों वस्तुओं का समावेश होता है। बच्चों,
भौतिक साधनों में किलों तथा गढ़ों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी तरह स्मारकों में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख, इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही भवनों में रजवाड़ा, मंत्री निवास, महाराज निवास, सामान्य लोगों के मकान आदि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इनके आधार पर हमें उस कालखंड का बोध होता है, वह किस प्रकार रहते थे, अपनी सुरक्षा कैसे करते थे, उनका जनजीवन कैसे था, वो किस माहौल में शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करते थे, इत्यादि के बारे में हमें इन वास्तुओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। वास्तुकला में हुई उन्नति से परिचय प्राप्त होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ताजमहल, लाल किला, ऐसे बहुत बड़े बड़े वास्तु आज हमारे भारत में दिखाई देते हैं, तो उनसे हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय के लोग कितने कला प्रेमी थे, कितनी उन्नति उनमें हुई थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, कला की ऊंचाई क्या थी, निर्माण कार्य शैली क्या थी, और लोगों के जीवन के स्तर के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। मध्ययुगीन भारत में अनेक भारतीय राजाओं, महाराजाओं, शासकों ने तथा अनेक विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने भी शासन किया। उन्होंने अपने राज्य में आर्थिक व्यवहार को चलाने के लिए अनेक प्रकार के आकार के तथा विभिन्न धातुओं के सिक्के ढलवाए। इतिहास के साधन के रूप में विभिन्न शासकों द्वारा सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का उपयोग कर ढाले गए सिक्के महत्वपूर्ण माने जाते थे। सिक्कों के आधार पर वे शासक कौन थे, उनका कार्यकाल, उनकी शासन व्यवस्था, धार्मिक अवधारणाएं, व्यक्तिगत विवरण आदि की जानकारी प्राप्त होती थी। बच्चों, इन जानकारी के साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक स्थितियों की भी जानकारी मिलती थी। सम्राट अकबर के सिक्कों पर अंकित राम सीता का चित्र अथवा हैदर अली के सिक्कों पर अंकित शिव पार्वती की प्रतिमा के आधार पर उस कालखंड में प्रचलित धार्मिक समन्वय का बोध होता है। बच्चों, यही सब जो साधन है, इन साधनों के माध्यम से ही उस समय सामाजिक स्थिति क्या थी, लोग कैसे थे, किसके साथ किस प्रकार का समन्वय स्थापित होता था, ये तमाम जानकारियां हमको प्राप्त होती रही हैं। पेशवाओं के सिक्कों पर अरबी तथा फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था। इससे उस कालखंड में चलने वाले भाषा व्यवहार का भी ज्ञान होता था। बच्चों, अब हम शिलालेख के बारे में जानेंगे। शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर उकेरे गए लेख। पत्थर तथा दीवार पर उकेरे गए लेखों को ही हम शिलालेख कहते हैं। हम जानते हैं कि उस समय के कालखंड में चालुक्य, पाल, राष्ट्रकूट, चोल, यादव ऐसे घराने हुआ करते थे और इनके पास लिखने के जो साधन थे काफ़ी कम थे। इसलिए प्रायः ये लोग ताम्रपत्र पर लिखते थे, पत्तों पर लिखते थे अथवा ये शिलालेखों पर लिखते थे। शिलालेख इतिहास का लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण माना जाता था उस समय। इसके आधार पर, इसके द्वारा भाषा, लिपि, समाज जीवन जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती थी। बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि इतिहास के साधन के रूप में ताम्रपत्र का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। लिखित साधन सीमित होने के कारण तांबे के पत्तों पर राजा अपने संदेश लिखा करते थे और उस ताम्रपत्र को दूसरे राजाओं तक चिट्ठी के रूप में, जैसे आज हम चिट्ठी लिखते हैं, उस तरह ताम्रपत्र पर लोग लिखते थे और अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाते थे। तो ताम्रपत्र क्या होता है? तांबे के पत्थर पर उकेरे गए लेखों को हम ताम्रपट या ताम्रलेख कहते हैं। इन ताम्रपट्टों पर राजाओं के आदेश, निर्णय आदि की जानकारी उकेरी हुई होती थी। इस प्रकार आज हमने इतिहास के साधन के रूप में भौतिक साधन क्या है इसके बारे में पढ़ा। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि भौतिक साधन में किन किन साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं, किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि
चैत्य, विहार, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिदें, अगियारी, दरगाह, मकबरे, गहरे और बड़े कुएं, मीनारें, शस्त्र, बर्तन, आभूषण, खिलौने, औजार, वाद्य, हस्तकला, ग्राम सीमाएं, मीनारें, इन तमाम चीज़ों का उपयोग हम भौतिक साधन के रूप में करते हैं और इन साधनों के माध्यम से ही हम इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम अगले अपने अभ्यास में, अगले घटक में हम लोग इतिहास के लिखित साधन के बारे में पढ़ेंगे।